हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 11th क्लास है और इसी 11th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और हम बात कर रहे थे एलपीजी। एलपीजी के अंदर यानी कि कोई गैस सिलेंडर की हम बात नहीं कर रहे थे, बेसिकली बात कर रहे थे लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का क्या मसला है, क्या मुद्दा है, इसी पर हम लोग आपका बात कर रहे थे और इसी को हम लोग आपका देख रहे थे। ठीक है, और इसी को हमने गौर करके एक एक करके जानने का, समझने का प्रयास किया कि आखिरकार आपका उदारीकरण क्या था, निजीकरण क्या था और वैश्वीकरण की एक समीक्षा क्या थी। ये उसने आपको दिखाने का, जानने का प्रयास किया। है समझ में? चलिए, ठीक, चलिए। तो हम कुछ बहुत चीजों को देख चुके थे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनमें चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। कह रहे सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों पर पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी 74% कर दी। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखा खोल सकते। अब पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्ति संगत बना सकते थे। यदि भी बैंकों को अब देश विदेश से अधिकांश संसाधन जुटाने की अनुमति, खाता धारक देश के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से कुछ नियंत्रण की शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारी बैंक मंच, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि को भी अभी भी भारतीय बाजार बैंक में आपका निवेश अनुमति हमें 1990 के पहले कोई विदेशी यहाँ सीधे जो है भारत में आकर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता। फिर उसकी भी आपके नियम बनाए, भैया आपको ज्वाइंट होकर आना पड़ेगा। जैसे आपके हीरो होंडा कंपनी आई तो ज्वाइंट वेंचर से आई, हीरो अलग थी, होंडा अलग थी, क्लियर है। लेकिन अब क्या है, अब कोई भी प्राइवेट कंपनी आ सकती है, वो काम कर सकती है, कारखाना खोल सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है। बहुत सारे नियम, चीजों को सरलता मतलब दिया गया। कर व्यवस्था में सुधार, इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति से है। इन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। करों के साथ दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्ति को आय तथा उसकी आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए। 1991 के बाद ही व्यक्तिगत आय पर भी आया गया। करों की दरों को निरंतर कमी की गई। पिछले कुछ में धारणा यह है कि उच्च कर दरों के कारण ही इनका वंचन रहा। अब व्यापक रूप से सुधार किया, करों की दरें अधिक ऊंची नहीं, बचत को बढ़ावा मिला, लोगों को स्वेच्छा से आय का वितरण। निगम कर की दरें बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम करके ये प्रत्यक्ष करों में भी आपका सुधार का प्रयास किया गया। जैसे वस्तु और आपका सेवा, तो बहुत सारी चीजों में जब आपकी सिलसिला लाए, ठीक, इन चीजों में, ताकि सभी वस्तु एवं स्तरों को एक साझे राष्ट्रीय स्तर की बाजार की संरचना कर सकें। वर्ष 2016 में प्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा अधिनियम 2016 जीएसटी पारित किया गया। ध्यान दीजिए, संसद ने क्या किया है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम को बनाया है, जिसको हमने जीएसटी कहा, और 2016 में इसको बनाया और 1 जुलाई 2017 को लागू होगी। तो जुलाई है, डेट ध्यान रखिए, 1 जुलाई 2017 को लागू। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने के लिए कर वंचन का कम हो गया। एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा
एक करदाताओं द्वारा नियम पहल को प्रोत्साहन करने के अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, करों की दरों को पर्याप्त रूप से कमी की। क्या किया गया? कम किया पर्याप्त रूप। विदेशी वस्तु विनिमय विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विनिमय बाजार में किए गया 1991 के बाद में भुगतान संतुलन की समस्या को तत्कालिक निदान करने के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन कर दें। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि विदेशी क्षेत्र में सुधार का प्रयास हुआ और 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समस्या को तत्कालिक यानी कि तुरंत निदान करने के लिए क्या किया गया? अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है अपने पैसे की वैल्यू को गिरा देना। अब होगा क्या? मान लीजिए आज भारत के डॉलर की वैल्यू 80 रुपए है। आज वैल्यू कम है और अगर 3-4 रुपए होगी, जब बराबर होगा तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जब आपकी बराबर होगी लोग कहेंगे हम लोग जब बराबर ही वैल्यू तो हम लोग अपने देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम बाहर क्यों करें। लेकिन जब किसी देश की वैल्यू और रुपए की वैल्यू गिर जाती है, पैसे की वैल्यू गिर जाती है और विदेश की मुद्रा वहां ज्यादा महंगी होती है, लोग क्या करते हैं कि चलो हम लोग वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, सस्ते में इन्वेस्टमेंट होगा और बहुत बड़ा काम हो जाए। क्लियर है? जो काम शायद अमेरिका में 100 करोड़ में होता, भारत में 50 करोड़ में हो जाएगा, 20 करोड़ में हो जाएगा। तो लोग कहाँ भगेंगे? इस तरह लिए भारत की तरफ। और वही अवमूल्यन क्या करता है? इससे विदेशी मुद्रा का आगमन में वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार के रूप में मूल्य का निर्धारण सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की पहल की गई। अब भैया गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहना चाहिए, बाजार के परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंडेंस रहेगी, उसी के अनुसार ही चीजें होगा। बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर ही विनिमय दरों का आपका निर्धारण किया जाएगा। तो निर्धारण की सीमा क्या तय करी गई, इसमें आप अच्छे से देख सकते। क्लियर है? इस तरीके से राजकोषीय इन सारी नीतियों को बनाया गया। चलिए, क्या विषय हमने जीएसटी को देख लिया और प्रत्यक्ष करों की जो युक्ति है उसको देख लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और इसी में व्यापार और निवेश नीति में सुधार, अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन और विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी का अंतर प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने में व्यापार और निवेश उदारीकरण उदारीकरण में बात का प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय उद्योग में कार्यकुशल को सुधार करना, उनमें प्रौद्योगिकी को अपनाना और प्रोत्साहन करना। भारत का आंतरिक उद्योग का संरक्षण आयात की परिमाण पर निर्भर करता है। के लिए आयात के कड़े नियम, नियंत्रण और प्राशुल्क हैं। कैसे हैं? आयात का कैसे हैं? नियम और प्राशुल्क और बहुत सारी नियंत्रण। ठीक है? ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा की क्षमता को कम कर, ठीक, इससे देश में विनिर्माण उद्योग में समृद्धि दर कम हो गई। जो मैन्युफैक्चर यूनिट में आपका डेवलपमेंट हो रहा था, जो उसकी ग्रोथ थी, वो कैसी हुई? कम हुई। व्यापार नीतियों में सुधार के लक्ष्य थे भैया अब कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा, जो हमारा ट्रेडिंग है, जो हमारी चीजें हैं, हमको उनको बदलना पड़ेगा। आयात और निर्यात के परिमाणक प्रतिबंधों की समाप्ति, आयात और निर्यात है की समाप्ति, शुल्क दरों की कटौती, आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया समाप्ति, हानिकारक पर्यावरणीय प्रावैधिक उद्योग को छोड़कर सभी अन्य आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 में कृषि पदार्थ, औद्योगिक उपभोग पदार्थ आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया। भारतीय वस्तु के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त किया। क्या उनको आपका फ्री करने की तो ये शुल्क संबंधी सारी चीजों को इसमें देखा गया। ठीक है? अब थोड़ा ये निजीकरण को आप देखना कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। अभी तो हमने लिबराइजेशन को जानने का प्रयास किया कि भैया आखिरकार में लिबराइजेशन का मतलब क्या था? क्या केवल लाइसेंस प्रथा को मुक्त कर देना, विदेशी कंपनी को खींच लेना, या फिर नीति में उदार करना, और किस हद तक आपका नीतियों को पारित किया गया और किस तरह से
क्या उनका स्वरूप जो हमको देखने के लिए मिला है, हम इस पर आपका बात करेंगे। आखिर में उदारीकरण के दौर ये किस तरीके का उदार जो है हमको देखने को मिला। ठीक है, इतना हमने देख लिया उदारीकरण की स्थिति को, बात करी भाई किस प्रकार का था, कैसे कुछ था इसको जानने का, इसको पहचानने का, ने इन सभी को आपका जैसे प्रयास किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार घर जाकर थोड़ा पढ़िए, उदारीकरण को समझने का प्रयास कीजिए, कैसे सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को, जो आपका 1990 के दशक के दौरान बहुत खराब स्थिति में खड़ी थी, बहुत सारी ऐसी नीति को अपनाया, बहुत जल्द वो चीजें, और कैसे उनने पैसे का अवमूल्यन किया, में सुधार किया, इन सारी चीजों को एक बार पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट रहता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए